और आप सभी साथियों को कहूंगा, जब ऐसी बात हो ना तो ज्यादा बैंडेज मत बांधो, सीधी बात करो। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता, वो परमात्मा के हाथ में होता है। अगर गति वही होगी लिखी हुई तो लाख कमरे में बंद रह जाओ आप, जीवन नहीं बच सकता। और अगर जीवन प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो लाख कोई कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भय बंद करो। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये मुझे राजीव भाई से ही ज्ञान मिला है। जब चेन्नई में स्वास्थ्य कथा आयोजित करनी थी हमें, और उसका जो है जब विरोध किया षड्यंत्रकारियों ने, कुछ साथियों ने जो राजीव भाई के साथ पुराने जो साथी थे, और उन्होंने कहा कि राजीव भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे कब्जे में नहीं रहोगे, तो फिर आपकी नाकेबंदी कर दूंगा पूरे देश में। तो पूरे उत्तर भारत में नाकेबंदी कर दी कि एक भी व्याख्यान राजीव भाई का नहीं होगा। और वही सौभाग्य हमें मिला, क्योंकि दक्षिण भारत की नाकेबंदी नहीं कोई कर सकता, और वो भी उत्तर भारतीय। तो उत्तर भारतीय जितने भी उपद्रवी थे जुड़े हुए, लाख कोशिश के बाद इनकी नाकेबंदी दक्षिण भारत में नहीं हुई, और राजीव भाई को भरपूर समय मिला दक्षिण भारत के लिए। और अकेले तमिलनाडु में 150 व्याख्यान हुए उनके, 150 व्याख्यान हुए उस समय। और उसी में से स्वास्थ्य कथा निकला। तो स्वास्थ्य कथा ना हो इसके लिए पूरी ताकत लगाई उन लोगों ने जो राजीव भाई के विरोध में खड़े थे, पूरी ताकत लगाई, यहां तक कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लगा दिया इस काम के लिए। लेकिन मैंने कहा ठान लिया हूं तो करूंगा। तो राजीव भाई आए, कथा के एक दिन पहले आए, और शाम में भोजन के बाद जब बैठे तो उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक लगता है, लेकिन ये उदासी क्या है? पहले जैसे हंस नहीं रहे हो, हंसमुख नहीं हो, कुछ गंभीरता है, बात क्या है? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही है, कल देखिएगा जो कुछ भी होगा कल। नहीं बताओ मुझे क्या है। तो मैंने कहा राजीव भाई ऐसी ऐसी बात है कि यहां भी हमें बहुत धमकियां मिल रही है, और यहां तक कि मुख्यमंत्री के नजदीक वाले लोग भी धमकी दे रहे हैं, तो क्या करना? तब उन्होंने कहा था राजीव भाई ने इस बात को मुझे कि जीवन में कभी डरना मत, क्योंकि ये जीवन जो है प्रभु का दिया हुआ है, और अगर जैसी गति है वैसी गति मिलेगी ही, तो डरना क्या है? जो होगा कल देख लेंगे। मुझे भी पता है, मैं तो भयभीत नहीं हुआ, मैं तो आया हूं व्याख्यान करने के लिए यहां पर, और करूंगा कल से। आप क्यों डर रहे हो? उसी क्षण डर मैंने अपने जीवन से निकाल के फेंक दिया। फिर मैंने कहा हो सकता है गौशाला पर कुछ आँच आ जाए, उस पर कुछ कर दें। तब उन्होंने एक बात और कही कि जिस तरह से हम अपने भाग्य से जीते हैं, उसी प्रकार गाय भी अपने भाग्य से जीती है। अगर उन गायों के भाग्य में कुछ ऐसा होगा तो रोक नहीं पाओगे, और वो अपने भाग्य से जी रही, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और सच में यही हुआ, कोई कुछ नहीं कर पाया। 7 दिन निर्विघ्न रूप से कथा चली, और हुआ ऐसा कि वही 7 दिन की कथा आज पूरे भारत में जो है घूम रहा है। आप सुन रहे हो ये 7 दिन की कथा जो आप सुनते हो ना, स्वास्थ्य कथा 7 दिन चेन्नई वाली, इस कथा को करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हमें लेनी पड़ी थी। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके वो कथा करवाया था। 7-8 लोगों का ग्रुप था जो राजीव भाई को चाह रहे थे लोग कि राजीव भाई का व्याख्यान की बुकिंग वो करें। उन्होंने कमेटी बनाई कि राजीव भाई आपके साथ हम लोग बहुत दिन से घूम रहे हैं, हम लोग सीनियर हो गए हैं, हमें कुछ मर्यादा मिलती नहीं, जहां भी जाते हैं आपकी ही मर्यादा मिलती है, हमारी कोई पूछ नहीं होती। तो आप एक समिति बना दो, और समिति तय करेगी कि आपका कहां व्याख्यान है, आपका कहां बुकिंग है, तो हमें कुछ मर्यादा मिल जाएगी। तो राजीव भाई ने कहा कि ये तो फिर घेर के मुझे रखना, तो फिर आम आदमी के पास जाऊंगा कैसे? मैं गाँव जाऊंगा कैसे? मुझे ये पसंद नहीं है। मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र रहूंगा। कोई भी फोन करेगा, फोन उठाऊंगा, दवाई बताऊंगा। कोई भी पूछेगा तो बिना उसका अता पता जानकारी लिए उसके गांव में व्याख्यान करने जाऊंगा। मैं ये बंधन में नहीं रहने वाला।
उन लोगों ने जो है राजीव भाई को बांधना शुरू किया। कार्यकर्ताओं को फोन करना, तोड़ना फोड़ना चला कि कोई भी राजीव भाई का व्याख्यान नहीं होने करेगा, और कोई व्याख्यान अगर भाई आयोजित करे तब उसको भी घेरो, उसको भी डराना धमकाना सारा कुछ हुआ। यहां तक आपको एक किस हद तक ये गिर करके काम किए थे राजीव भाई के साथ इन लोगों ने, कि व्याख्यान जब हुआ तो कोई हथियार नहीं चला। तब एक बंदे ने कहा, निरंजन भाई जानते हो 2500 में नक्सलाइट काम कर देता है। मैंने उत्तर दिया, मैं पैदा वहीं हुआ हूं जहां नक्सलाइट पैदा हुआ है, और तू क्या 2500 में काम कराएगा, हम तो काम करना भी जानते हैं। तू भाड़े का गुंडा बुलाएगा, मेरी तो पूरी स्कूली लाइफ गुंडागर्दी में निकली है, पता कर लेना। यहां तक बात चल गई थी और यहां तक बात हुई थी। फिर भी कथा हुई, और इतनी जबरदस्त कथा हुई कि आप सब जानते हो। और फिर उसके बाद तो ऐसा गुस्सा आया कि लगातार 3 कथाएं हुई। पहली कथा 7 दिन वाली, दूसरी कथा 11 दिन वाली, और फिर तीसरी 13 दिन वाली। ये 2 कथा आपके सामने नहीं आई है, 11 दिन वाली और 13 दिन वाली। 13 दिन वाली कथा तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत कथा है। लेकिन उसमें क्या है, साउंड थोड़ा अच्छा नहीं है, उसमें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। काम करके अगर आप उसको बना दो ना, तो बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा उस कथा को सुन करके। 13 दिन में इतना बढ़िया राजीव भाई ने विश्लेषण किया है, इतना बढ़िया विश्लेषण किया है कि मत पूछो। अभी वीरेंद्र भाई हैं, थोड़ा काम वीरेंद्र भाई ने किया था, लेकिन फिर वो गाड़ी अटकी कहीं जाकर के, और फिर छोड़ दिए, चलो ठीक है जाने दो। अब वीरेंद्र भाई का कभी मन बन जाए, उसमें थोड़ा समय वो लगा दें, चीजें तो 13 दिन वाली बन सकती है। फिर भी बना हुआ है, मन बना हुआ है, तो फिर बना दीजिए उसको। बहुत ही अद्भुत कथा है वो। और अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मेरे जीवन का राजीव भाई के साथ बिता हुआ। कथा का दौर चल रहा था वहां पर। प्रतिदिन सुबह एक कथा और शाम में एक कथा होती थी राजीव भाई की, और ऐसे 15 दिन के पैकेज पर उनको बुलाया था। और उस समय हमारे यहाँ राम सेतु को तोड़ने के लिए हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर सब पूरे तामझाम के साथ भिड़े हुए थे कि इस बार तो राम सेतु को तोड़ के खत्म ही कर देंगे। हमारे यहाँ बहुत माहौल चल रहा था, राजनीति में गर्मा गर्मी चल रहा था तोड़ने को लेकर के। इधर सुब्रमण्यम स्वामी अड़े हुए थे, उधर हमारे यहाँ टीआर बालू जिसका 350 जहाज है वो भिड़ा हुआ था कि तोड़ दो तो हमारे जहाज का रास्ता साफ हो जाएगा। ये खूब घमासान लड़ाई हमारे यहाँ चल रही थी, और उसी समय उनके व्याख्यान का दौर भी चल रहा था हमारे यहाँ। तो एक निमंत्रण आया संघ से। संघ तमिलनाडु जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि अभी राम सेतु का मामला बहुत गर्म है, सो राजीव भाई को कहिए एक राम सेतु के ऊपर कथा आयोजित कर दें। बोले आप आयोजित कर दो, मैं पूछता हूँ, मन बनाता हूँ। तो राजीव भाई से बात किया, राजीव भाई ऐसा ऐसा एक निवेदन आया है, क्या करना। बोले चलो 5 मिनट में सोच के बोलता हूँ। तो 5 मिनट उनको छोड़ा, फिर उन्होंने कहा कब कथा करनी है। तो मैंने फोन करके पूछा भैया कथा कब करनी है। तो उन्होंने कहा आज रविवार है, अगर आज ही 3 बजे हो जाए कथा तो बहुत ही बढ़िया है। हमने 4 घंटा में अब कितने लोगों को बुला लेंगे। बोले हमारे संघ के तो इतने कार्यकर्ता हैं कि फोन करो तो आधे घंटे में सब हाजिर हो जाएंगे इमरजेंसी में। आप बताइए कि राजीव भाई कथा करेंगे आज 3 बजे से। और उस समय कुछ 10 साढ़े 10 बज रहा था। मैंने राजीव भाई से पूछा, तो हाँ ठीक है कर लेंगे। हाँ तो हो गया। अब राजीव भाई सोच में पड़ गए कि बोलूं क्या। अब मैं देख रहा हूं कि बैठ करके सोच रहे हैं। फिर मैंने पूछा भैया क्या करना, कुछ उपाय करूं मैं क्या कर सकता हूं, बोलो। वो वैज्ञानिक हैं और वो रामायण में जितने भी आप जो देखते हैं यंत्र, उन सभी यंत्रों को बनाने के काम में लगे हुए हैं। यहां तक कि पुष्पक की पूरी डिजाइनिंग उन्होंने कर ली है। उन्होंने रामायण पर बहुत काम किया है, शायद कुछ टिप्स मिल जाए। मैंने फोन लगाया, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है। राजीव भाई ने कहा कि छोड़ो डायरेक्ट चलते हैं उसके घर पे, वो होगा घर पे ही। ये रिसर्चर लोग बाहर जाते नहीं जल्दी। तो हम लोग गए उनके घर पे। अब राजीव भाई आ गए तो मना तो कर नहीं सकता, तो बैठे 10 मिनट गप हुआ। फिर राजीव भाई ने कहा भैया कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, कैसे कैसे राम सेतु पर तुमने सब बनाया है और सारी चीजें क्या क्या शोध किया है। वो देने के मूड में नहीं था कुछ नॉलेज।
2-3 मिनट के क्लिप्स दिखाया उन्होंने जो है लैपटॉप के ऊपर, कुछ उसमें से खास निचोड़ नहीं निकला। राजीव भाई ने कहा चलो घर चलते हैं। घर गए, 2 बज गया था, तब तक 3 बजे व्याख्यान करना था। फिर राजीव भाई ने कहा कि नंजन भाई एक काम करो, मुझे आधा घंटा कमरे में बंद कर दो, मुझे कोई तंग नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अब हमारे यहाँ 1 बेडरूम 1 हॉल, शहर में जानते हो कबूतर खाने में कितनी जगह होती है। तो उनको बंद किया, आने जाने वाले को कहा भैया आधा घंटा तो मिलेंगे नहीं राजू भाई, आप बाहर बैठो। ठीक 25 मिनट में उन्होंने दरवाजा नॉक किया, निरंजन भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला हूं, बाहर निकले, बोले चलो कथा के लिए। मुझे पता है उसके आधा घंटा पहले उनकी स्थिति कैसी थी कि राम सेतु के ऊपर क्या बोलना है, कुछ विचार ही नहीं था उनके पास, विचार शून्य था। आधा घंटा कमरे में उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता, क्योंकि कमरा तो मैंने बाहर से बंद किया। आधा घंटा नहीं, 25 मिनट में निकले और बोले कि चलो कथा करने के लिए। उस समय मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि कार हो, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, पुरानी स्कूटर पर बैठाया उनको और चले गए कथा करने के लिए। वहां गए और जो उन्होंने राम सेतु के ऊपर जो कथा किया, उन्होंने जो कथा किया, मैं क्या बताऊं उसके बारे में। दुर्भाग्य यही कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। पूरी इंजीनियरिंग बता दी कि नल और नील ने किस तरह से राम सेतु बांधा, और जो इंजीनियरिंग जो बताई, पौराणिक इंजीनियरिंग, उन्होंने सबके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि ये बात आज तक किसी ने निकाला क्यों नहीं कि लकड़ियां कैसे तैर गई समुद्र के पानी में, और समय के साथ वो लकड़ियां किस तरह से पत्थर का रूप ले ली पानी में। अद्भुत व्याख्यान, लेकिन दुख उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। 1.5 घंटे का व्याख्यान था। मैंने उनके जितने भी व्याख्यान सुने और जितने भी व्याख्यान मैंने कराए हैं, इतना अद्भुत तो एक भी व्याख्यान नहीं है। उसी दिन जो है मेरा मन कह दिया ये मनुष्य शरीर में कोई पुरुषार्थी ही है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। है ना? वो पूरा नक्सली क्षेत्र है, हाँ पूरा एमसीसी का बेल्ट है। तो वहां पर एक कथा करवाई थी उनकी, और वहां पर सभी नक्सली आए थे उनको सुनने के लिए। और नक्सली इस भाव से आए थे कि वो किडनैप भी हो सकते थे, लेकिन उनका व्याख्यान चला लगभग वहां 3 घंटा, और 3 घंटे में सारे नक्सली साष्टांग हो गए। डर था हमें भी कि अगर किडनैपिंग हो गया तो परेशानी हमें ही होने वाली है, फिर पैर भी लेके जाना पड़ेगा, उनको छुड़ाना पड़ेगा, सारा मनाना धनाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। एकदम अंदर से तो यूं हो रहा था। कथा शुरू हुई और चारों तरफ से नक्सलियों ने छेक लिया अपने अपने तरीके से, और वहां सुनने वाले भी लगभग 80% नक्सली, और एकदम माहौल बदल गया। व्याख्यान के बाद सारे साष्टांग हो गए। तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। और उसके बाद तो फिर हमें ऑफर आया नक्सलियों का कि जंगल के अंदर जो जहां उनका ट्रेनिंग स्थल है, जहां पर 250-300 नक्सली कभी भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, तो उनका भी कमांडर इन चीफ होता है उसमें। तो उसका निमंत्रण आया था कि राजीव भाई का व्याख्यान एक हमारे लोगों के लिए भी आप करा दो, उनका भी शायद जीवन बदल जाए। तो सारी चीज तय हो गई थी, जगह तय हो गया था, सारा कुछ कैसे कैसे जाना करना सब कुछ तय हो गया था। लेकिन इसी बीच जो है बाबा का निमंत्रण था, चले गए, वो रुक गया, वरना पता नहीं कितने नक्सलवादियों का जीवन, उनका चरित्र बदल गया रहता। तो ऐसा व्यक्तित्व देखो कोई साधारण व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, साधारण व्यक्ति से हो नहीं सकता है। और बिल्कुल जो है ना सामान्य वेशभूषा में रहने वाले असाधारण व्यक्तित्व ही थे। जब तक रहे हमारे बीच, हम भारतवासियों के बीच, हम उन्हें पहचान नहीं पाए। दुख इसी बात का है, पहचान नहीं पाए। उनके जाने के बाद उन्हें भारत के लोग पहचान पाए। और ये तो भारत में होता ही है कि व्यक्ति जब तक जीवित रहता है
तब तक उसकी गरिमा का आभास नहीं होता, लेकिन व्यक्ति जब चला जाता है, नहीं रहता है बीच में, तब लगता है कि व्यक्ति महान था। तो होते आया है सदियों से और होता रहेगा। तो अब आगे आग्रह नहीं करना। वो क्या है, अंदर से वो दर्द जब बोलने के बाद जो उभर जाता है वो घाव, तो पता नहीं कई दिनों तक नींद नहीं आती। फिर बात तो सही है, लेकिन जब वो घाव खुल जाता है ना, तो कई दिन तक फिर नींद नहीं आती। तो बहुत बहुत पीड़ा उन्होंने सही है अपने जीवन में, बहुत पीड़ा सही है जीवन में। इसलिए कभी कभी मैं महसूस करता हूं कि ये जो कुछ बच्चे अपने जो भटक गए हैं ना, ये विरोध करते ना, मैं दिल पे इसलिए नहीं रखता क्योंकि राजीव भाई ने तो इससे बड़ी बड़ी दर्द सही है अपने कार्यकर्ताओं की, बड़ी दर्द, बहुत दर्द लोगों ने दिया है। एक ही रास्ता है कि उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो पथ दिया है, उन्होंने जो काम और जिम्मेदारियां सौंपी है भारत के युवाओं को, उसे कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि उनके छूटे हुए कार्यों को अगर हम पूरा कर दें तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। वैसे किसने हत्या की, किसने मारा, किसने षड्यंत्र रचा, क्या रचा, वो रचा, जहां भी जाता हूं उत्तर भारत में सब पीछे पड़ जाते हैं इसी बात के लिए। निरंजन भाई आप बताओ, आप तो नजदीक हो। अरे क्या बताऊं, उन्होंने जो बताया उसको करो तो पहले, विरोधी तो ऐसे ही मर जाएंगे। अगर आपने उनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलने का काम कर दो, छूटे हुए काम को पूरा कर दो, तो विरोधी तो ऐसे ही मर जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ग्वालियर में गया हुआ था, तो वहां दिल्ली के कुछ भाई आ गए कि राजीव भाई के ऊपर हम अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अरे भाई क्या खोज कर रहे हैं? किसने हत्या की, बदला लेना है, ये करना है, वो करना है। निरंजन भाई आप मेरे साथ मिल जाओ, आपकी जरूरत है, आप बता सकते हो सच। मैंने एक ही सवाल किया, मैं हत्यारे को बता देता हूं, मुझे पता है, बता देता हूं हत्यारे को, तुम कर क्या लोगे उसको, बता देता हूं मैं, और पूरा विश्लेषण करके बता देता हूं, एक एक मिनट की गतिविधियों को बता देता हूं कि कैसे कैसे क्या हुआ, सारी स्टोरी बता देता हूं। कर क्या लोगे तुम सुन करके? कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब क्या हुआ बताने का? अगर उसको मारना है, एक ही रास्ता है कि जिस कारण से उनकी हत्या हुई, उस सारे कारण को सब मिल करके कर दो, उसकी हत्या तो ऐसे ही हो जाएगी। इसलिए देखो, मैं कभी भी उस विवाद में नहीं पड़ता, कभी भी उस विवाद में नहीं पड़ता। अभी कुछ दिन पहले CNN की एक यहां पर ब्यूरो चीफ हैं, काफी पीछे पड़ी रही, निरंजन भाई मैं इस पर स्टोरी लिख रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, और आपकी मदद चाहिए, क्या चाहिए, आपसे कुछ जानकारियां लेनी है, बात करनी है, आपका इंटरव्यू CNN में प्रसारित करना है। बहुत काफी दिन तक वीरेंद्र भाई आप जानते हो उनको, काफी पीछे पड़ी रही। मैं किसी तरफ बच करके निकल गया, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, आप छोड़ दो बहन, मुझे मेरे पास समय भी नहीं है, और मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, और मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं। किसी भी तरह से हमने पिंडी छुड़ा लिया। मैं इस पचड़े में, विवाद में इसलिए नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मुझे उन लोगों की हत्या करनी है जिन लोगों ने राजीव भाई के विचारों की हत्या की है, और उनके शरीर की हत्या नहीं करनी है मुझे, उनके षड्यंत्रों की हत्या करनी है। और इसीलिए पूरे देश में जो है ये गविसिद्धों की फौज तैयार कर रहा हूं। इसलिए किसी भी कीमत पर संगठित रहो, पैसा, पद, मान, सम्मान मेरा कभी विषय नहीं रहा है। पैसा ही मुझे कमाना होता तो इस पंचगव्य के विज्ञान को एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में लॉन्च करके कम से कम 3-4 लाख रुपया फीस लेता मैं, और जिसको पढ़ना है वो देता फीस।
मुझे इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं थी कि दीक्षांत समारोह में अपने कांचीपुरम के गुरुकुल में भी करके आपके हाथ में सर्टिफिकेट थमा देता। यहां आज मुझे गुजरात में कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है तो गुजरात में 50 दिन मैं घुमा हूं 2016 में, मार्च से लेकर हर महीने का 4 दिन 5 दिन 4 दिन 5 दिन यहां घूमा हूं, तब माहौल तैयार हुआ है यहां पर। तो पीछे जो उद्देश्य यही है कि गुजरात को भी खड़ा करना है, राजस्थान को भी खड़ा करना है, हरियाणा को भी खड़ा करना है, दक्षिण भारत को भी खड़ा करना है, पूरे राष्ट्र में इस विचार को खड़ा करना है, युवाओं को खड़ा करना है और डंडा खाने वाले युवाओं को नहीं खड़ा करना है, डंडा मारने वाले युवाओं को खड़ा करना है। बहुत हो गया डंडा खाए हुए, 70 साल से दिल्ली में जा जाके डंडे खा रहे हैं। अब दिल्ली में जाके डंडे नहीं खाएंगे, दिल्ली की एक एक ईंट कबाड़ करके लाएंगे। देखो दिल्ली वासी यहां पर होगे तो बुरा नहीं मानना, दिल्ली की एक एक ईंट कबाड़ के लाने का मतलब जो ये लुटियन के टीले के भूगोल से जो सारा प्रपंच चल रहा है पूरी दुनिया में, उस अभागे भूभाग की एक एक ईंट को कबाड़ के लानी है। और इस भारत राष्ट्र में एक ऐसा सचिवालय बनाना है जहां के वास्तु से भारत का भविष्य बदल जाए। कौन करेगा? 125 करोड़ की जनसंख्या में कम से कम 1 करोड़ युवा चाहिए इसके लिए। 1 करोड़ युवा 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं बनने वाला, तैयार होने वाला। कम से कम 20 साल 25 साल काम करना पड़ेगा हमें, हम सबको इस राष्ट्र में, तब जाकर के कहीं हम 10 20 25 30 40 हजार युवा को खड़ा कर पाएंगे। और तभी कोई सफल आंदोलन हो सकता है जैसा आंदोलन महात्मा गांधी ने किया। उनके जीवन को पढ़ के देखो ना, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में कितने आंदोलन किए। एक राष्ट्रीय आंदोलन करने में महात्मा गांधी को कम से कम 10 से 12 साल झोंकना पड़ा है अपने जीवन का, तब एक आंदोलन खड़ा हो पाया। उस समय जिस समय राष्ट्रीय भावना बहुत थी, अभी तो फेसबुक वाली भावना है, व्हाट्सएप वाली भावना है। अभी तो 10 साल में होने वाला नहीं, 30 साल लगने वाला है। तो कैसे आप 2-4 साल में जो है परिवर्तित भारत का सपना आप दिखा देते हो? संभव ही नहीं है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि यह जो गवसिद्धों की जो बिरादरी पूरे राष्ट्र में खड़ी हो रही है, आपको 2-4 साल के अंदर संघर्ष में हमें नहीं झोंकना है, कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। और मैं नहीं रहा तो मेरे पीछे जो है वो इस आंदोलन को लेकर के जाएंगे। लेकिन 15-20 साल 25 साल से कम में ये परिपक्व नहीं, इसलिए आराम से जो है अपना सामर्थ्य तैयार करो। गाय का दूध पियो, सामर्थ्य तैयार हो जाएगा। गौमूत्र पियो, उष्णता आ जाएगी शरीर में। गोबर रस पियो, भस्म का पानी पीजिए, कॉन्स्टिपेशन उड़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन जिस व्यक्ति को है ना, वो लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसकी पूरी ताकत कॉन्स्टिपेशन से लड़ने में जाती है। कहने का अर्थ है कि आपके निरोगी जीवन होने पर ही बड़ा संघर्ष हो सकता है। बीमार आदमी क्या संघर्ष करेगा? तो अगर संघर्षशील युवाओं को तैयार करना है इस राष्ट्र में, तो इस राष्ट्र के युवाओं को निरोगी करना पड़ेगा पहले। इसलिए इस चिकित्सा को हमने रखा है निरोगी करने के लिए, और एक बहाना भी, पेट भरना। जिस व्यक्ति का पेट खाली है, भूखा है, आंदोलन के लिए आगे आएगा कभी? भूखे पेट भजन भी नहीं होता, आंदोलन कहां से हो जाएगा? इसलिए इस विषय को तैयार किया है कि गवसिद्ध बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, अपना पेट बढ़िया से भर लीजिए, खाइए पीजिए, गाय का दूध पीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए उस आंदोलन के लिए 15-20 साल में। और जब समय आ जाएगा तो जो सपना राजीव भाई ने देखा था आंदोलन का पूर्ण रूप, मैं इस पर कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन अब आज मन है कि आपको मन की बात रख दो। बाबा रामदेव जी के यहां जाने से पहले
हमारी एक अलग योजना थी, हम एक अलग योजना पर काम कर रहे थे और एक विचार बन रहा था और उस पर काम भी काफी हुआ कि पूरे भारत राष्ट्र के युवाओं को अगर एक माले में या एक समूह में अगर लेकर के आना है, राष्ट्र हित के लिए अगर उनको तैयार करना है, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अगर तैयार करना है, तो जो अब्दुल कलाम जी ने कहा है उसको करना पड़ेगा। अब्दुल कलाम जी के पास गए थे राजीव भाई कि आप तो बड़े वैज्ञानिक हैं, प्रबुद्ध हैं, कुछ रास्ता बताइए, भारत फिर से विदेशी कंपनियों के चक्कर में फंस रहा है। और अभी तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, उससे ज्यादा औकात वाली 4000 से ज्यादा कंपनियां उस समय थी, अभी तो 10,000 से ज्यादा है। तो कैसे होगा? एक को भगाने में, एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने में 350 साल लड़ाई लड़ने पड़े। 150 साल तो पक्की लड़ाई आमने सामने वाली, हम तुमको काट दें, तुम हमको काट दो। 150 साल तो अंग्रेजों के साथ ऐसी लड़ाई चली। तो एक ईस्ट इंडिया को भगाने में जब इतना संघर्ष करना पड़ा, 7,20,000 युवाओं ने अपने प्राण गंवाए हैं। तो आज तो 4,000 ईस्ट इंडिया से ज्यादा औकात वाली कंपनियां हैं। इस राष्ट्र का कैसे उद्धार होगा? एपी जी ने एक शब्द नहीं बोला, केवल राजीव भाई को आधे घंटे तक सुना और अंत में एक ही बात कही उन्होंने, यू वॉक वॉक वॉक, यू टॉक टॉक टॉक। तुम भारत में घूमो और लोगों को जागरूक करो, यही एक रास्ता है। और इसी बात को लेकर के फिर राजीव भाई चेन्नई में बैठे और एक योजना बनाई हम लोगों ने कि ये वॉक 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 तो कैसे, आज यहां कल वहां ऐसे नहीं होने वाला है। तो 3.5 साल की एक पद यात्रा की योजना बनाई थी हम लोगों ने कि 3.5 साल की पैदल यात्रा में लगभग भारत के सभी तहसील को घूम लेंगे और 20-25 बैलगाड़ियां बनेगी जिस पे भारत की सारी पौराणिक इंजीनियरिंग का मॉडल होगा और उसके एक्सपर्ट्स होंगे। और इसको शुरू करेंगे रामेश्वरम से, तमिलनाडु का रामेश्वरम। रामेश्वरम के नीचे विवेकानंद रॉक है। तो विवेकानंद रॉक से ये अलख जगाएंगे क्योंकि वह बहुत ही आवेशित स्थान है। विवेकानंद जी की ऊर्जा आज भी है वहां पर। तो फिर हम लोग गए थे विवेकानंद आश्रम में, हमारे यहाँ चेन्नई में, मैलापुर में बहुत बड़ा आश्रम है और उसके भारत भर के जो सचिव हैं वो भी आए हुए थे। तो मैं और राजीव भाई दोनों, दो ही आदमी थे। स्कूटर था तो कोई और तीसरा बैठ भी नहीं सकता था। तो हम लोग दोनों वहां ढूंढते ढूंढते गए, उनसे मिले और राजीव भाई ने प्रस्ताव रखा कि ये 3.5 साल की पैदल यात्रा जो है पूरे भारत भर के युवाओं को जगाने का हम करने वाले हैं और इसमें आपका राष्ट्रीय जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क का हम उपयोग में काम में लाना चाहते हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे 1 मिनट में उत्तर दिया था कि अगर इस काम में हमने सहयोग नहीं किया तो फिर हमारे संगठन का औचित्य क्या रह जाता है। राजीव भाई सब कुछ समर्पित है आपके लिए। और विवेकानंद रॉक और जो कन्याकुमारी में जो रामकृष्ण मिशन का जितना बड़ा कार्यालय है, सब कुछ दे दिया राजीव भाई को कि राजीव भाई आप इसको शुरू कर लो। आखिर ये संगठन बना है किसके लिए? राष्ट्र उत्थान के लिए। और राष्ट्र उत्थान का इतना बड़ा काम हो रहा हो और उसमें राम मठ जो है, रामकृष्ण मठ ना लगे, विवेकानंद रॉक काम में ना आए, तो उसका औचित्य क्या है? राजीव भाई वहां पर सारे कार्यकर्ताओं की भोजन व्यवस्था से लेकर निवास व्यवस्था की चिंता मत करो, सब कुछ हमारे तरफ से। तो हम लोगों का तो दिल गदगद हो गया। चलो शुरुआत अच्छी हो गई। और उसके बाद राजीव भाई ने कहा कि तैयारी करो। तो 20 बैलगाड़ी बनाने की तैयारी जो है चली, बैरिंग वेरिंग लगा करके
क्योंकि पूरा भारत में घूमने का है। उसके सारे ड्राफ्टिंग हुए, कैसे कैसे सड़क होगा, ये सारा कुछ ड्राफ्टिंग मैंने किया। सड़क वाला ड्राफ्टिंग तो मैंने ही किया, बैलगाड़ी वाला ड्राफ्टिंग मैंने किया, विचार वाली ड्राफ्टिंग मैंने नहीं की, क्योंकि उस समय मुझे व्याख्यान देना और ये सारी चीजें इस सबसे अवगत नहीं था। संपादन के कार्य में ही बहुत व्यस्तता रहती थी और बोलने की आदत नहीं थी, और मुझे बोलना पसंद भी नहीं था, मुझे लिखना पसंद था। आती है मुझे कि भारत और भारत के किसी भी व्यक्तित्व को अगर खतरा है ना, तो पड़ोसी और विदेशी से नहीं है। पता नहीं इस मिट्टी में क्या है कि बार बार यहां जयचंद पैदा होते हैं। पता नहीं इस मिट्टी में क्या है, मीर जाफर पैदा होते हैं। इसलिए काम करना है अच्छा, अपने को बचा करके रखना है अच्छा, तो दूसरों से कम अपनों से सतर्क ज्यादा रहो। और अब ये बातें तो मुझे भी धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे संपूर्ण ये जो परिवार, गविसिद्ध परिवार जो बन रहा है, इसको मैं उसी पैदल यात्रा के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी समय लग जाए, जितना भी समय लग जाए, लेकिन जिस दिन मुझे आभास हो जाएगा कि अब हर तहसील में एक गविसिद्धर है, उस दिन जो सुसुप्त योजना है राजीव भाई की पैदल यात्रा से पूरे भारत को जगाने का, उस अभियान के लिए चलना पड़ेगा। आपको अभी से मन बनाना पड़ेगा। हाँ। ये गविसिद्ध और चिकित्सा का जो काम आपको सिखाया जा रहा है, आप जो सीख रहे हैं, वो इसलिए कि आप अगर आंदोलन के रास्ते पर चल पड़ो तो पीछे परिवार दुखी नहीं होना चाहिए। परिवार को पहले सुखी करना है, कमाना है, कमा करके उसको इतना समृद्ध कर दो कि आपका जीवन अगर उस आंदोलन में लग भी जाए तो परिवार को कुछ कष्ट ना हो। इसलिए आपको रोजगार से जोड़ने की हमारी योजना है, एक ऐसा उत्कृष्ट रोजगार जिसमें अच्छा सम्मान मिलता है। देखो, चिकित्सक वैद्य से ज्यादा इस देश में किसी का सम्मान नहीं है। भगवान के बाद अगर कोई सम्मानित पद है तो चिकित्सक और वैद्य का पद है। इसलिए हमें लगा कि ऐसा कोई विषय अगर प्रकृति ने मुझे दिया है, समझाया है, सिखाया है, तो इसका हमें उपयोग करना चाहिए और भारत के युवाओं को ये सिखाकर खड़ा करना चाहिए। आप खड़ा हो जाओ एक बार इस विधा को। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने सीख लिया, अपनी पत्नी को जरूर सिखाओ इस काम के लिए, ताकि आप जिस दिन इस परिवार से निकल जाओ राष्ट्र के उत्थान के लिए, उस दिन सारा का सारा जो परिवार है उसकी जिम्मेदारी आपकी धर्मपत्नी संभाल ले। आपके पीछे के जो लोग हैं उनको कष्ट ना हो। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि महासम्मेलनों में अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आओ, उनका विचार बनेगा, उनका विचार बदलेगा, तब वो आपका सहयोग करेगी इस काम में। पूरे परिवार को गव्यमय बनाना पड़ेगा और तभी भविष्य में आप राष्ट्र के निर्माण के लिए निकल चलेंगे। किसी भी आंदोलन का हिस्सा बनने से पहले जो है परिवार का सेटलमेंट करना बहुत जरूरी होता है। परिवार को बिना सेटल किए हुए, उसको बिना कोई अस्थायित्व दिए हुए अगर आप आंदोलन का हिस्सा बनोगे तो या तो आंदोलन खराब हो जाएगा या आपका जीवन खराब हो जाएगा। और ये दोनों में कुछ भी नहीं होना है। खुद को भी खराब नहीं होने देना है और परिवार को भी नहीं खराब होने देना है। इसलिए आपके पास समय है 15 से 20 साल, तैयार करो अपने आप को। तो हमारी योजना थी कि एक तहसील में जाएंगे, रात्रि निवास करेंगे, हमारे बैलगाड़ी पे सारा कुछ होगा। एक बैलगाड़ी पे पूरा जो है गोबर से चलने वाला जेनसेट सिस्टम होगा, बिजली उत्पन्न होगी और सारे बैलगाड़ियों पर सारी टेक्नोलॉजी होगी भारत की। एक बैलगाड़ी पर पूरी टेक्नोलॉजी होगी कि पंचगव्य की दवाइयां उस पर बनेगी। एक टेक्नोलॉजी होगी जिस पर लोहे के औजार सामान सारे बनने के टेक्निक होंगे।
लकड़ी के टेक्निक होंगे, कृषि के टेक्निक होंगे, सारा पौराणिक तकनीक होगा। और जिस गांव में पड़ाव डालेंगे उस गांव में रात भर लोगों को सारा विधा सिखा देंगे। और ऐसे एक्सपर्ट्स खड़े करने हैं जो 4-5 घंटे की ट्रेनिंग में गांव के लोगों को सारा ज्ञान सिखा दें। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में, और 5 साल में लगभग भारत के सारे तहसील को छान मारेंगे। और जब देश का पूरा तहसील, वहां के युवा जब उठ खड़े होंगे कि जब तकनीक इतना सरल है कि 4 घंटे में टेक्नोलॉजी को सीखी जा सकती है, तो फिर सरकार भरमा के क्यों रखी है 4 साल का इंजीनियरिंग, 6 साल का मेडिकल क्यों रखी है? तो इससे बाहर निकालना पड़ेगा और तभी इस राष्ट्र का युवा एकजुट होगा, एक झंडे के नीचे आएगा, एक मंच के नीचे आएगा, संगठित होगा। और फिर अंतिम बात जो है याद कर लेना, जो राजीव भाई ने कही है कि हम सभी लोग कोई और नहीं हैं, 1857 के गदर के भटके हुए क्रांतिकारी हैं। जब तक स्वाभिमानी भारत का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े जन्म लेंगे और मरेंगे। इसलिए डरना मत, बिल्कुल मत डरो। जैसे राजीव भाई की बात सुन के मैं नहीं डरता हूं, आप भी डर को जीवन से निकाल दो। डरना कोई विषय ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं विशाल भाई, एकदम स्पष्ट बात कीजिए, कभी भी नाम लेने में भय डर नहीं रखो। परमात्मा का दिया हुआ जीवन है, परमात्मा ही ले सकता है। इसलिए चाहे कोई हो, अगर वो भारत राष्ट्र के मूलभूत चीजों के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो हम उसको नहीं बख्शने वाले हैं। तो उनका भी वही हाल करेंगे हम भारतवासी जो हाल चीन का हुआ है। यह एक परिवार का कार्यक्रम था। देखो, पिछले 3 दिन से जो आप संगीत यहां पर सुन रहे हो, आज भाई ने संगीत सुनाया, कल उन भाइयों ने संगीत सुनाया था, और उसके पहले बहनों ने संगीत सुनाया था। देखो, मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि जब भी संगीत शुरू हुआ, दिन में तो कभी कभी आभास भी हुआ अपने पराये का, लेकिन जब भी शाम के सत्र में संगीत शुरू हुआ है, मुझे तो कभी नहीं यह लगा कि यहां पर कोई और लोग बैठे हैं। मुझे तो जब भी मैंने सोचा तो यही लगा, ये तो सब हम एक परिवार के लोग ही हैं, यहां पर कोई दूसरा है नहीं। इसलिए देखो बहनें दिल खोल करके नाची, माता जी दिल खोल करके नाची। थोड़ा भी इनमें ये भय और ये संशय नहीं रहा कि हम परिवार से अलग हैं। ये गाय ने हमें एक परिवार के सूत्र में बांध दिया है। इसलिए अब इससे विमुख होने का विचार कभी नहीं करना। तो जो कुछ भी यहां पर कमियां रही है, हम सभी के द्वारा उस कमी को इसलिए नजरअंदाज करना है क्योंकि अगला सम्मेलन इससे भी अच्छा करना है। हाँ। आपने देखा होगा चेन्नई, उससे थोड़ा इंप्रूव किया, सांगली में उससे थोड़ा इंप्रूव किया, पुष्कर में, और मुझे लगता है यहां भी कुछ इंप्रूव ही किया है। तो कुरुक्षेत्र इससे भी ऊंचा करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि कुरुक्षेत्र में तो इस बार आवाजें बुलंदी पर जाएगी। मेरा दिल कहता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में जो ताकत है ना, बहुत ऊर्जावान बना देगी हमें। हाँ, और एक नई दिशा मिल जाएगी हम लोगों को। हाँ, तो हरियाणा की तैयारी कीजिए। हाँ, और जो हरियाणा के नजदीक के जितने भी गविसिद्धर हैं, खास करके उनसे मैं कहूंगा कि आप भी हरियाणा के गांव में व्याख्यान शुरू कर दो। हरियाणा में ऐसा माहौल तैयार कर दो आप कि हरियाणा के लोग इस सम्मेलन को कर लें। तुम्हारी ताकत, मैं 100 दिन दे सकता हूं 2017 का। तुम्हारी ताकत कितना दिन मुझे वहां रखना है, रख लो।
और फिर जितने भी दिल्ली के आसपास के कविशिधर हैं, आपको भी यही काम करना है। भारत माता की। इसी उद्घोष के साथ जो है राजीव भाई 3 दिन से चलने वाले इस पंचगव्य चिकित्सा महासम्मेलन की पूर्णाहुति की घोषणा करता हूं।